हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिव्यान पर, आपका अपना फेवरेट पर्सनलाइज्ड और इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, उम्मीद है आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अब अगला ही पेपर केमिस्ट्री का है, तो बहुत टेंशन भी हो रही होगी। अब पढ़ाई तो हमने बहुत की है, सारे वन शॉट वीडियोस देख लिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व किए थे वो भी देख लिए। लेकिन अब कितना अच्छा हो अगर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो एक ही जगह मिल जाए, है ना। तो इसीलिए हम लेकर आए आपके लिए एक मॉक टेस्ट जो स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया है, जिसमें सारे पिछले साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, या फिर इस साल के संभावित क्वेश्चन जो इस साल पूछे जा सकते हैं, वो सब एक ही जगह पर इस मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा ये मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होता है हमारा? एमसीक्यूज, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर बताइए। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या होती है? अब ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड, इकाई से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता ही है। जब हम पढ़ रहे थे तब भी मैंने बताया था, है ना। तो जल्दी से ऑप्शन देखो और बताओ। ओम इनवर्स, सीवन सेंटीमीटर इनवर्स, सीवन सेंटीमीटर और ओम। अब सोचने वाली बात है, विशिष्ट चालकत्व। अब हमें बताए चालकत्व की इकाई क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। और विशिष्ट चालकत्व क्या है? उसका जस्ट उल्टा, है ना। तो इसकी इकाई क्या होनी चाहिए? इसकी इकाई होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को हम क्या कहते हैं? सीमन भी बोलते हैं। इसीलिए विशिष्ट चालकत्व की इकाई है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई बताइए। अब भी मैंने कहा इकाई से रिलेटेड देख लो, बैक टू बैक दो क्वेश्चन आ गए, है ना। तो अब हमें क्या बताना है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई बतानी है। अब शून्य कोटि अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रिया जो किस पर? अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती हो। अब अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती है, तो इसकी इकाई किसके बराबर होती है? इसकी इकाई वेग के बराबर ही होती है। और वेग की इकाई क्या होती है? वेग की इकाई होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या होगा हमारा सही ऑप्शन? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए किस तत्व का ई नॉट का मान धनात्मक होता है? अब हमें बताना है कि ई नॉट का मान इनमें से, ये जो चार ऑप्शन दिए इनमें से किसके लिए धनात्मक होगा? अब हमें पता है जिंक नेगेटिव होगा, क्रोमियम नेगेटिव, मैंगनीज नेगेटिव, लेकिन जब हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर की रिएक्टिविटी इन चारों में सबसे कम है, और इसीलिए इसका ई नॉट का मान क्या होता है? इसका ई नॉट का मान होता है धनात्मक। वैल्यू याद ना हो तो क्या है? 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव में यही होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हॉफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया के उत्पाद बताना है हमें। तो हॉफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? जल्दी से देखो क्या होता है हॉफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का उत्पाद? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। मीरबीन का तेल जो है, इसे ये किसे कहा जाता है? तो जल्दी से देखो, मीरबीन का तेल किसे कहा जाता है? एनिलीन, क्लोरोपिक्रीन, नाइट्रोबेंजीन या फिर एल्किल नाइट्रेट। तो मीरबीन का तेल किसे कहा जाता है? मीरबीन का तेल होता है नाइट्रोबेंजीन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्योंकि बहुत ज्यादा वैरायटी होती है तो इनमें एक्सपेक्टेड के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर हम रिलेटेड चीजें पढ़ लें तो हमें इतना तो अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना है ना। तो जल्दी से देखते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स। सिस प्लेटिनम संकुल का उपयोग डैश के इलाज के लिए किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, जब हम सिस प्लेटिनम संकुल की बात कर रहे हैं तो उसका उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कैंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। एल्डिहाइड प्राथमिक अमीन के साथ क्रिया करके डैश नामक क्षार का निर्माण करता है। तो प्राथमिक अमीन क्या है? प्राथमिक अमीन जब भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्रिया करता है, नहीं, एल्डिहाइड के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? वो शिफ्ट बेस या फिर शिफ्ट
क्षार का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये शिफ्ट क्षार क्या है जल्दी से देख लेते हैं। तो यहां देखो RCHO जब भी किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, RNH2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो वो क्या बनाता है, ठीक है, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है शिफ्ट बेस। ठीक है, तो हमेशा एल्डिहाइड जब भी प्राथमिक अमीन के साथ क्रिया करता है तो शिफ्ट बेस बनाता है। अब ये रिएक्शन फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछी जा सकती है और किसी भी वन वर्ड या फिर 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। और इस रिएक्शन की एक खास बात है कि ये एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएशन करने के काम आती है। ठीक है, चलो फिर अगला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है हमारा, बाल में डैश नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि बाल में क्या पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर जो अभिक्रिया केवल एक पद में पूर्ण होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो जो अभिक्रियाएं एक पद में पूर्ण होती है उन्हें हम कैसे कहते हैं, उन्हें हम प्राथमिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्राथमिक अभिक्रिया। ठीक है, चलो फिर ये तो हो गई फिल इन द ब्लैंक्स की बात। अब अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एक शब्द या वाक्य में उत्तर बताना है हमें। तो जल्दी से देखो क्या है क्वेश्चन हमारे, जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो ऐसे विलयन कहलाते हैं स्थिर क्वाथी विलयन। केन की बात हो रही है, ध्यान से देखो, ऐसे विलयन जो स्थिर ताप पर, अब यहाँ पर क्या बोला है, स्थिर ताप, तो किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर में ऐसे विलयन अपना संगठन बदले बगैर उबलते हैं और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्लियर है, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, अर्हीनीय समीकरण लिखिए। अब अर्हीनीय समीकरण तो हर साल पूछा जाता है लगभग। ठीक है, और खासकर किसमें, एक वाक्य के उत्तर में तो पूछा जाता ही है। तो जल्दी से देखो अर्हीनीय समीकरण क्या होता है, K is equals to A into e raised to the power minus EA by RT। अब यहाँ पर क्या क्या बताओगे, आपको टर्म्स भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो K क्या है हमारा, K है वेग स्थिरांक, A क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी वेक्टर, ठीक है, या फिर अर्हीनीय स्थिरांक। ठीक है, फिर E क्या है, E एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, EA क्या है, EA है सक्रियण ऊर्जा, R गैस कांस्टेंट और T क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, इतना सब टर्म्स स्पेसिफिकली मेंशन करोगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुड्स अभिक्रिया को अभिक्रिया सहित समझाइए। अब वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ होती है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब क्या बनता है, एल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया। जल्दी से वुड्स अभिक्रिया को लिखकर देख लेते हैं। तो जब भी दो एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, अब वुड्स अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, हमेशा याद रखना, तो ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही होती है। क्लियर है, चलो फिर अगला क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम बताइए। अब ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, जल्दी से सोचो। ग्लिसरॉल का आईयूपीएसी नाम होता है 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है, तो ये क्या है, 1 2 3 ट्राइऑल। क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्य असत्य लिखिए। चलो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, RCN से RNC बनता है क्या, बिल्कुल बनता है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। और इस रिएक्शन को हम आइसोमेरिज्म रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सत्य। फिर EDTA एक द्विदंतोर लिगेंड है, क्या EDTA द्विदंतोर लिगेंड है, बिल्कुल नहीं, EDTA षटदंतोर लिगेंड है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, फॉल्स। फिर एल्डोल संघनन अभिक्रिया में सिनेमिक अम्ल बनता है, तो हाँ बच्चों,
एल्डोल संघनन में क्या बनता है, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, सिनेमिक अम्ल बनता है, सिनेमिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये भी होगा ट्रू। फिर विटामिन सी का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो क्या विटामिन सी का रासायनिक नाम रेटिनॉल है? नहीं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और रेटिनॉल तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। एथिलमीन जल में विलेय होते हैं, जबकि एनिलीन जो है वो जल में विलेय नहीं होते। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो हमारे जो एथिलमीन है वो जब जल में विलेय होते हैं तो ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये जल में अच्छी तरीके से विलेय हो जाते हैं। लेकिन एनिलीन जो है ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं जल के अणुओं के साथ, और इसीलिए ये जल में अविलेय रहते हैं। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, सही आंसर है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। फिर एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथेलिक अम्ल की क्रिया से टेरिलीन बनता है। तो हमेशा याद रखना कि एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथेलिक अम्ल की क्रिया से क्या बनता है, टेरिलीन ही बनता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। तो ये सारे क्या हो गए हमारे सत्य असत्य वाले प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं और अब आ जाते हैं हमारे मेन पेपर में। ठीक है, सारे एमसीक्यूज वगैरह तो कर लिए हमने, अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चंस में जो है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। चलो फिर पहला 2 मार्क वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटीन के एकलक का नाम लिखिए एवं प्रोटीन के विकृतीकरण को समझाइए। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है पहले तो क्या कि प्रोटीन का एकलक क्या होता है। तो प्रोटीन का एकलक क्या होता है, अमीनो अम्ल। ठीक है, तो प्रोटीन का एकलक होता है अमीनो अम्ल। अब हमें क्या बताना है, प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रोटीन जो होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और ये जैसे ही इन्हें ऊर्जा दी जाती है या फिर इन्हें क्या किया जाता है, कोई भी रासायनिक यौगिक के साथ, किसी भी रासायनिक यौगिक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये अपनी क्रियाशीलता उनकी नष्ट हो जाती है। तो इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। ठीक है, अब इसे कैसे लिखोगे ये देख लो। तो सबसे पहले तो क्या बताना होगा कि ये क्या होते हैं, ऊर्जा तथा रसायनों से प्रभावित होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं हमारे, ये ऊर्जा और रसायनों से प्रभावित होते हैं, और इसीलिए जब भी हम इन्हें ऊर्जा देते हैं या फिर रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराते हैं तो इनकी जैविक क्रियाशीलता जो होती है ये खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ये कैसे हो जाते हैं, ये विकृत हो जाते हैं या फिर स्कंदित होकर अविलेय हो जाते हैं। ठीक है, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, चलो फिर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्टाइड बंध की परिभाषा बतानी है हमें। अब पेप्टाइड बंध क्या होता है, चलो देख लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बहुत बार पढ़ा है हमने, और किस में पढ़ा है, जब भी हम प्रोटीन और अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पेप्टाइड बंध कैसे होते हैं, पेप्टाइड बंध बोलते हैं हम CONH बॉन्ड को, और ये कहाँ देखने मिलते हैं हमें, अमीनो एसिड्स में और प्रोटीन में। ठीक है, तो अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई होती है, बहुत अच्छे से पता है हमें। और प्रोटीन में अमीनो अम्ल जो होते हैं ये पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, हमारे CONH बॉन्ड होते हैं, CONH समूह को बोलते हैं, और ये इससे इसी से जुड़े होते हैं। अब पेप्टाइड बंध का निर्माण कैसे होता है ये देख लो। तो पेप्टाइड बंध का निर्माण अल्फा अमीनो समूह और दूसरे अमीनो समूह के कार्बोक्सिलिक समूह से की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप होता है, और पार्श्व श्रृंखला में के आर में उपस्थित, मतलब आर में उपस्थित कोई भी समूह जो है ये पेप्टाइड बंध के निर्माण में शामिल नहीं होता है। अब ये जो लिखा है चलो देख लेते हैं क्या लिखा है। तो हमें पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये देख लेते हैं। तो ये जो है ये CONH बॉन्ड होता है। ठीक है, CONH बॉन्ड होता है, और ये किससे बनता है, ये कार्बोक्सिलिक समूह और अल्फा अमीनो समूह या दूसरे अमीनो समूह की परस्पर क्रिया से बनता है। तो क्या बोला हमने कि RCOOH की रिएक्शन किससे हो रही है, अल्फा अमीनो एसिड से, और क्या बन रहा है, तो यहां पर बनेगा RCONH। ठीक है, और क्या निकल गया यहाँ पर, H2O निकल गया। ठीक है, और ये जो हमारा बॉन्ड है इसे ही हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब यहां पर देखो आर जो है हमारे, आर में कोई भी हाइड्रोजन जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इसीलिए हमने क्या कहा कि ये रिएक्शन कौन देते हैं, सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड या फिर प्राइमरी अमीन देते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अमीन क्षारीय होते हैं क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अमीन क्षारीय होते हैं क्यों, कारण बताना है।
अब अमीन जो है ये क्षारीय क्यों होते हैं, बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, ये देख लो। तो लेविस के आधार में जब भी हम लेविस बेस के बारे में पढ़ते हैं तो लेविस के आधार पे लेविस ने क्या बोला था कि ऐसा कोई भी एटम जिसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो, वो किसकी तरह एक्ट करता है, वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। मतलब वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने वाले एटम को या ग्रुप ऑफ एटम्स को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो लेविस के आधार में वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले यौगिकों को इलेक्ट्रॉन की ऋण जोड़ी दान कर देते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, लेविस क्षार कहते हैं। अब नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की एकाकी जोड़ी की उपस्थिति होती है और एमीन लेविस की मूल प्रकृति का को दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनों के उस एकाकी जोड़ी को किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को दान कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए लेविस का ये जो रूल था कि हमें क्या करना होगा, जो भी बेस होगा वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सामने वाले को डोनेट कर देगा। इसको क्या करता है अमीनो एसिड या अमीन जो है ये पूरा करते हैं और इसीलिए अमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, कैसे देख लो एक बार। तो अमीन कैसे होते हैं हमारे RNH2। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो है नाइट्रोजन किसी भी एसिड को डोनेट कर सकता है और इसीलिए ये जो है ये लुईस बेस की डेफिनेशन को फुलफिल करता है और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अमीन जो है ये बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न परिवर्तन को केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें क्या करना है, निम्न परिवर्तन का रासायनिक समीकरण बताना है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम क्या करना है, हमें सिर्फ CH3NH2 से C2H5NH2 ही तो बनाना है, कितनी इजी। फिर ये 2 मार्क्स में कैसे पूछे गया। तो ये रिएक्शन देखने में इजी लग रही है, होती इजी नहीं है। एक बार देखो ध्यान से और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप लोगे मिथाइलामाइन को और उसकी रिएक्शन किससे करा दोगे, नाइट्रिक एसिड से। क्या बनेगा CH3OH। ठीक है, और फिर जैसे ही CH3OH बन गया तब इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, PCl5 से जैसे ही रिएक्शन हम कराएंगे इसकी, तब क्या बनेगा CH3Cl। तो हमारा क्या बना, CH3NH2 से CH3OH बनाया हमने और फिर एल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर दिया, क्लोराइड में। तो CH3Cl बन गया। अब क्या करोगे, हमें क्या करना है, हमें CH3NH2 से C2H5NH2 बनाना है, मतलब हमें एक कार्बन इंक्रीज करना है। और कार्बन जब इंक्रीज करना होता है तब हम किससे रिएक्शन कराते हैं, HCN से, और क्या बना लेंगे हम, साइनो ग्रुप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो CH3CN बनाएंगे। अब यहां से तो बहुत इजीली पता है हमें कि CH3CN की रिएक्शन क्या करोगे, इसका रिडक्शन कर दोगे LiAlH4 के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा CH3CH2NH2। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनाया हमने, मिथाइलमाइन से इथाइलमाइन बनाया। क्लियर है, बहुत इजी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्योंकि बच्चे ये गैस नहीं कर पाते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं और नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए हमें किससे रिएक्शन करानी होगी, हमें रिएक्शन करानी पड़ती है HCl से। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकार्बोक्सिलीकरण की परिभाषा व रासायनिक समीकरण लिखिए। अब विकार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, जल्दी से देख लो। अब जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अलग कर रहे हैं। कैसे अलग होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाता है। ठीक है, अब जल्दी से देखो कि परिभाषित कैसे करोगे। तो वी कार्बोक्सिलीकरण क्या है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कार्बोक्सिलिक समूह को क्या देती है, हटा देती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो हमने क्या किया, ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो कार्बोक्सिलिक समूह को हटा देती है और क्या देती है बदले में, कार्बन डाइऑक्साइड देती है। ठीक है, फिर आमतौर पर विकार्बोक्सिलीकरण कार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है और जो कार्बन श्रृंखला से कार्बन परमाणु को ही हटा देता है। तो क्या किया हमने, CH3CONA लिया मान के चलो। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका विकार्बोक्सिलीकरण करना है, मतलब हमें ये जो CO वाला ग्रुप है ना ये अलग करना है। तो कैसे करोगे, CH3CONA की रिएक्शन करा दो NaOH से, किसकी प्रेजेंस में, CaO की प्रेजेंस में। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या बनेगा, क्योंकि COO अलग हो रहा है मतलब एक कार्बन परमाणु हट रहा है। अभी हमने क्या कहा कि एक कार्बन परमाणु को ये हटा देती है। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH4 बनेगा और Na2CO3 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसी रिएक्शन जिसमें भी कार्बोक्सिलिक समूह हटता है किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तब उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइनोहाइड्रिन से आप क्या समझते हैं और इसका एक उदाहरण बताना है। ठीक है, अब साइनोहाइड्रिन कैसे बनता है ये देख लो। तो जब भी एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया किसके साथ होती है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ होती है, तब क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसी होती है ये देखो। तो क्या होता है कि जब भी कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ रिएक्ट करता है, साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है, तब पहले तो एक इंटरमीडिएट बनाता है। ठीक है, और फिर इसकी रिएक्शन जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या बनता है, हमारा साइनोहाइड्रिन बनता है। अब यहाँ पर अगर हमने एल्डिहाइड लिया तो कैसे बनेगा, R और H इस तरह से बनेगा, और जब हम कीटोन लेंगे तब ये कैसे बनेगा, तो तब ये बनेगा RR और CCNOH, इस फॉर्म में बनता है साइनोहाइड्रिन। अब आगे देख लो कि कुछ इस तरह से आपकी क्या होती है, रिएक्शन होती है। पहले बनता है इंटरमीडिएट और फिर बनता है जाकर साइनोहाइड्रिन। अब इसके बाद क्या कहोगे कि जब भी शुद्ध HCN के साथ यह अभिक्रिया बहुत धीमी होती है, तो जब भी हम एकदम प्योर हाइड्रोजन साइनाइड ले रहे हैं तब ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। लेकिन और इसीलिए इसका क्या किया जाता है, इसे हम किसी बेस से कैटालिसिस कराते हैं इसका, और फिर क्या बनाते हैं, हम इसमें साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। ठीक है, चलो फिर अगर आपने साइनोहाइड्रिन की रिएक्शन समझ में आ गई हो तो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा गया। तो जल्दी से देखो क्या है क्वेश्चन, द्विक लवण एवं संकुल लवण को कोई दो अंतर बताकर बताना है। ठीक है, चलो फिर द्विक लवण और संकुल लवण में हमें दो अंतर बताने हैं। अब हम दो से ज्यादा भी बता सकते हैं कि अगर दो की जगह 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए तो आपसे जरूर बन जाए। ठीक है, जल्दी से देखो। तो द्विक लवण क्या होते हैं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में क्वाथी होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इन्हें किस में डालते हैं, सोल्यूशन में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं, ये आयनित हो जाते हैं। ठीक है, तो वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था में क्वाथी होते हैं परंतु जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। अब संकुल लवण क्या होते हैं, या संकुल यौगिक क्या होते हैं, वे योगात्मक यौगिक जो ठोस अवस्था तथा विलयन अवस्था दोनों में ही क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। फिर द्विक लवण केवल क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, द्विक लवण हमेशा क्रिस्टल अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन जो संकुल यौगिक है ये क्रिस्टल एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। फिर द्विक लवण जो है ये आयनिक यौगिक होते हैं, जबकि संकुल यौगिक जो होते हैं ये आयनिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। फिर द्विक लवण जो है इनके गुण जो है ये मूल यौगिकों के गुण के समान होते हैं, लेकिन जब हम संकुल यौगिकों की बात कर रहे हैं तब इनके गुण जो है ये मूल यौगिकों से एकदम भिन्न होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो द्विक लवण के एग्जाम्पल हमने बहुत बार पढ़ा है, क्या होता है, पोटैश एलम होता है, और क्या होता है, मोर सॉल्ट होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप मोर सॉल्ट को पानी में डालोगे ये अपने आयन से पूरी तरह से टूट जाएगा, तो हमें मोर सॉल्ट में आयरन का भी आयन मिलेगा, Fe2 प्लस आयन भी मिलेगा, NH4 प्लस आयन भी मिलेगा, और SO4 2 माइनस आयन भी मिलेगा, मतलब ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। लेकिन जब हम संकुल यौगिकों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जब इन्हें पानी में डालेंगे तब हमें साइनाइड और आयरन दोनों आयन अलग अलग नहीं मिलेंगे, या निकल और कार्बोनिल आयन अलग अलग नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये पानी में भी स्थायी रहते हैं और ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समन्वय मंडल की परिभाषा लिखिए। अब समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, तो हमें पता है कि हमारा जो सेंट्रल एटम है या फिर सेंट्रल मेटल आयन जो है ये लिगेंड से जुड़ा होता है। ठीक है, और लिगेंड के साथ जोड़कर ये किस में लिखा जाता है, हम इन्हें किस में लिखते हैं, तो इन्हें हम लिखते हैं हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो जब भी इससे पहले भी आपने देखा था कि कैसे लिखा हुआ था, NiCO4। ठीक है, और इसे हमने किस में लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा। ये है हमारा सेंट्रल मेटल आयन और ये क्या है, लिगेंड है। ठीक है, और इन दोनों को हम किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहलाता है, हमारा समन्वय मंडल कहलाता है या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है। ठीक है, चलो फिर इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे ये देख लो। तो केंद्रीय परमाणु अथवा आयन से जुड़े लिगेंडों को एक साथ वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है
तथा ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, समन्वय मंडल कहलाते हैं। ठीक है, अब आयनिक समूह जो होते हैं ये वर्गाकार कोष्ठक के बाहर लिखे जाते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, प्रति आयन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल लें, जैसे कि बहुत आसान सा K4FeCN6 जो हम बार बार पढ़ते हैं, तो K4FeCN6 में FeCN6 जो वर्गाकार कोष्ठक के अंदर वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, समन्वय मंडल। और K4 जो है ये क्या है हमारा, ये K+ जो है हमारा प्रति आयन है। ठीक है, चलो फिर इतना भी क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग संकुल पूछे जा सकते हैं। तो संकुलों को सबसे पहले दो तरीके से पूछा जाता है, या तो आपको संकुल दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसका IUPAC नाम बताओ, और नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है कि IUPAC नेम दे दिया और बता दिया कि अब इसका संकुल बनाकर बताओ। तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस संकुल का IUPAC नाम क्या होगा। जल्दी से देखो, तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि ये क्योंकि हमारा उदासीन है, ठीक है, उदासीन संकुल है, तो इसमें हमें अब धनायन और ऋणायन नहीं देखना है। क्लियर क्लियर, सीधा सीधा हम IUPAC नेमिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे आप, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु आयन है, इसे क्या करोगे, इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। ठीक है, जल्दी से देखो, Na है, Na किसके साथ जुड़ा हुआ है, 4 कार्बोनिल के साथ जुड़ा हुआ है, और कार्बोनिल जो होता है ये उदासीन लिगेंड होता है, तो इसका वैलेंसी क्या हो गई, 0। तो Na के लिए जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो निकेल के लिए इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर है 0। अब यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, 4 कार्बोनिल है तो क्या बोलोगे, टेट्रा कार्बोनिल, फिर क्या है, निकेल, तो निकेल, और इसके आगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0। तो इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अब अगले वाले का देख लो, नेक्स्ट क्या है, K2NiCl6। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करोगे, अब क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं है तो अब पहले आप उदासीन लिखोगे, धनायन लिखोगे और फिर ऋणायन का नाम लिखोगे। ठीक है, अब धनायन क्या है हमारा, पोटेशियम, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, पोटेशियम। फिर यहाँ पर जब हम उदासीन की बात करते हैं तो यहाँ पर किसके लिखोगे, सबसे पहले लिगेंड लिखोगे और फिर धातु परमाणु लिखोगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना कि हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा निकेल का, जो कि हमारा केंद्रीय धातु है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन नंबर हर बार लिगेंड पर डिपेंड करके चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी निकेल का 0 आए। चलो निकाल कर देख लेते हैं। तो K2 मतलब +1, फिर निकेल, Cl6 है, Cl6। अब Cl कैसा है हमारा, ऋणायन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, नेगेटिव में, तो 6 - 1 चार्ज होगा और टोटल संकुल का चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस निकल -6 = 0। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, +4। ठीक है, अब इसे आप कैसे लिखोगे, तो हमेशा याद रखना जब भी आप नेमिंग करते हो तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है उसे किस में लिखा जाता है, रोमन में लिखा जाता है। तो इस यौगिक का नाम क्या होगा, इस यौगिक का नाम होगा पोटेशियम हेक्साक्लोरो निकेल और बाद में 4। लिखकर देख लेते हैं, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो निकेल और 4। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसकी होगी नेमिंग। क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित उपसहसंयोजक यौगिकों का सूत्र लिखना है। अब आपको IUPAC नाम लिया हुआ है और आपको क्या बताना है, उसका सूत्र बताना है। ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नाम क्या है। अब सीधा सीधा हमें उसे सिर्फ एक सूत्र के फॉर्म में लिखना होता है, फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना होता है। कैसे लिखोगे, टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड। अब यहाँ पर हमें कैसे समझ आएगा, तो कोबाल्ट के आगे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब कोबाल्ट क्या है हमारा, सेंट्रल मेटल आयन, और कोबाल्ट के पहले जितना भी है वो क्या होंगे, हमारे लिगेंड्स। और कोबाल्ट के बाद भी कुछ लिखा हुआ है, मतलब हमारा जो समन्वय मंडल है वो कैसा है, धनात्मक है, और उसके बाद एक ऋणायन जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है, क्लोराइड। ठीक है, चलो फिर
टेट्रा अमीन मतलब अमीन कितने हैं 4, डाई एक्को मतलब H2O कितने 2, फिर सेंट्रल मेटल कितना कौन सा है हमारा कोबाल्ट, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और बाहर क्या है क्लोराइड। अब क्लोराइड का चार्ज पता होना जरूरी है, ठीक है, क्लोराइड कितने होंगे ये पता होना जरूरी है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, लेकिन जितने भी लिगेंड जुड़े हुए वो कैसे हैं हमारे, वो है उदासीन लिगेंड, तो इसीलिए इनका जो पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सेटिस्फाई करेगा, क्लोराइड। तो ये कैसा हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा ये CONH34H2O2 और Cl3, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट तो अब भी लिखा था हमने, K4, फेरेट है Fe जिसका चार्ज कितना है 3, फिर हेक्सासाइनो Fe और CN6 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या देखना है, आपको देखना है कि फेरेट में कितना है 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। तो अब यहाँ पर पोटेशियम में K3 होगा या K4 होगा या K2 होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे आप, इसके ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। अब क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करो आप कि K में कितने चार्ज आने चाहिए, तो यहाँ पर 4 6 और 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बचेगा 3, तो K3 FeCN6 हो जाएगा इसका सूत्र, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करना है हमें। अब शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोलरता का सूत्र क्या होता है। तो मोलरता क्या होती है, विलेय के मोल, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम शुद्ध जल की बात कर रहे हैं तो शुद्ध जल में कितने ml ले रहे हैं हम, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1000 ml या 1000 ग्राम ले लो, और 1 किलोग्राम में कितने होंगे, 1 किलोग्राम में होगा 1000 ml, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जब हम बात कर रहे हैं शुद्ध जल की मोलरता की, तो अगर हम बात करें 1 किलोग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी, तो वो होगी 1000 डिवाइड बाय 18, क्यों, क्योंकि जल का मोलार द्रव्यमान कितना होता है 18। तो जब हम शुद्ध जल मतलब 1000 ग्राम में मोलों की संख्या की बात कर रहे हैं तो वो कितनी होगी 1000 डिवाइड बाय 18 यानी कि 55.56। तो शुद्ध जल की मोलरता क्या होगी 1000 डिवाइड बाय 18 यानी कि 55.56, ठीक है, एकदम क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है, वन वर्ड आंसर में भी पूछा जा सकता है और टू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ रहा है सीधा सीधा करके देख लो, 1000 डिवाइड बाय 18 वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 55.56, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिलोम परासरण परासरण को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब इसे कैसे लिखोगे ये देख लो। तो जब भी हम बात करते हैं परासरण की, तब क्या होता है, तब हमारा जो सल्यूट एंड से सल्यूशन साइड में वाटर का फ्लो होता है। लेकिन जब हम प्रतिलोम परासरण की बात कर रहे हैं तब क्या होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से शुद्ध विलायक का अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से परिगमन होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं, ठीक है। कैसे होता है ये देख लो। तो नॉर्मल ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं तब क्या होता है, प्योर वाटर से इसमें सोल्यूशन की तरफ वाटर का फ्लो होता है जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं, किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, अर्ध पारगम्य झिल्ली से। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्यूशन एंड से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ वाटर का फ्लो होता है, और कब होता है, जब हम उसमें प्रेशर लगाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब आप बोलोगे कि मैम इसकी जरूरत क्या पड़ती है और क्यों पड़ती है। तो जब भी आपने देखा होगा आपके घर में जो आरओ लगा होता है या एक्वागार्ड लगा होता है, उसमें क्या होता है, इम्प्योर वाटर से प्योर वाटर लेते हो आप, और
इसके लिए आपकी कौन सी टेक्निक यूज होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्निक यूज होती है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है, ऐसा क्यों? तो अब क्या बोल रहे हैं हम कि एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो उसके जैसे सेम हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि हाइड्रोजन बंध होते हैं ये थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से इनका जो क्वथनांक होता है ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। अब इसे कैसे लिखोगे ये देख लो। तो लगभग समान सुधार या समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो उच्च होता है। अब ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। ठीक है, तो एल्कोहल अणु हाइड्रोजन बंधों द्वारा सुगंधित होते हैं और जिनकी ऊर्जा लगभग 5 से 10 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, अतः इन अणुओं के पृथक्करण हेतु अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसीलिए अब क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और इसीलिए जो इनका क्वथनांक होता है ये ज्यादा होता है। हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जो है ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं और इसीलिए उनके क्वथनांक सामान्यतः एल्कोहल के क्वथनांक से कम होते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे अगर इतना क्लियर है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिनॉल से निम्न को प्राप्त कीजिए। तो हमें क्या करना है, फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है, पिक्रिक अम्ल बनाना है और फिनॉल से क्या बनाना है, ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है। अब ये कैसे बनाओगे? तो हमेशा याद रखना, जब भी आप फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, इसकी रिएक्शन करा दोगे कंसंट्रेटेड HNO3 से। तो अब क्या बन जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। और यही अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया किससे करा दो, ब्रोमीन वाटर से 3Br2 से, तब क्या बनता है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी रिएक्शन, सीधा सीधा, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि किसके साथ रिएक्शन करानी है। तो अगर आपने कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा ली तो पिक्रिक एसिड बना लोगे और ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा ली तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना लोगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन की परिभाषा लिखिए। अब ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर पूछ लिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आदर्श विलयन की परिभाषा पूछ ली जाए और ये बोल दिया जाए कि साथ में ग्राफ भी बनाओ। ठीक है, या फिर सिर्फ अनादर्श विलयन की परिभाषा पूछ ली जाए और ग्राफ पूछ लिया जाए। तो ये क्वेश्चन जो है ये विभिन्न तरीकों से पूछा जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आदर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं में किसका, राउल्ट के नियम का पालन करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। अब आदर्श विलयन में डेल्टा H मिक्स और डेल्टा V मिक्स क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो आप कि इनमें जो है ए बी इंटरेक्शन जो है वो ए और बी इंटरेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी इंटरेक्शन ए और बी इंटरेक्शन के बराबर होता है। लेकिन जब हम अनादर्श विलयन की बात करते हैं तो अनादर्श विलयन ऐसे विलयन होते हैं जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, डेल्टा H मिक्स और डेल्टा V मिक्स 0 नहीं होगा, 0 से ज्यादा होगा या 0 से कम होगा। और इनमें ए बी इंटरेक्शन जो है वो ए और बी इंटरेक्शन से ज्यादा या कम हो सकता है, मतलब बराबर तो नहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों के उदाहरण अगर देखने जाएं तो आदर्श विलयन का उदाहरण क्या है, C2H5Br और C2H5Cl, जबकि अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल क्या है, बेंजीन और एसीटोन। एक एक एग्जाम्पल दोनों का पता होना जरूरी है। ठीक है, ताकि अगर डिफरेंस बिटवीन में भी पूछ लिया जाए तो भी बता लो, 4 डिफरेंस या 3 डिफरेंस मिनिमम पता होने जरूरी है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पदार्थ के 5 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का हिमांक 1.2 डिग्री सेल्सियस अवनत हो जाता है, पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमें किस किस चीज की वैल्यू दी गई है, हमें हिमांक अवनमन की वैल्यू दी गई है, मतलब डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है और की एफ की वैल्यू दी है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब मोलार द्रव्यमान की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, एम बी हो जाएगा हमारा के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू
1000। ठीक है, WB की वैल्यू क्या है? WB की वैल्यू दी गई है आपको 5 ग्राम और WA की वैल्यू दी गई है 50 ग्राम, है ना। जल्दी से वैल्यूज रखो। AF की वैल्यू है 1.85, डेल्टा TF कितना है 1.2 इंटू 5/50 इंटू 1000। सॉल्व करो, जल्दी से देखो क्या आ रही है वैल्यू। तो ये आ जाएगी 154.16 पर मोल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन था। अब ऐसा हो सकता है कि आपको यही चीज हिमांक अवनवन की जगह क्वथनांक का उन्नयन की जगह पूछ ली जाए। मतलब KF की जगह KT की वैल्यू दी गई हो, डेल्टा TF की जगह डेल्टा TB की वैल्यू दी गई हो, और इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होता है जब, अब यहाँ पर देखो क्या करना है। ठीक है, तो क्या होता है जब एथिल अमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है तब क्या बनता है? जल्दी से देखो। जब हम एथिल अमीन की C2H5NH2 की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? नाइट्रस अम्ल से, मतलब HNO2 से करा रहे हैं, तब क्या बनेगा? तो इस केस में बनेगा आपका C2H5OH प्लस N2 और H2। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी आप एथिल अमीन की रिएक्शन किससे करा रहे हो? नाइट्रस अम्ल से, तब क्या बनेगा? एथिल अल्कोहल बनेगा, नाइट्रोजन बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एनिलीन जलीय माध्यम में ब्रोंजित जल से क्रिया करता है तब क्या बनता है? तो यहाँ पर क्या बताना है आपको? किसकी रिएक्शन हो रही है? C6H5NH2 की रिएक्शन हो रही है। किसमें? जलीय माध्यम में। किसमें? Br2 से, मतलब ब्रोमीन वाटर से। तो 3Br2 से रिएक्शन हो रही है किसमें? वाटर की प्रेजेंस में। तब क्या बनेगा? तो कैसे बनेगा देखो, इस केस में बनेगा आपका NH2 और Br3। तो ये मॉलिक्यूल बनेगा आपका। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा? 3HBr। ठीक है, तो इस तरह से होगी आपकी रिएक्शन। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं एनिलीन सोडियम नाइट्राइट के साथ व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या रिएक्शन करता है। चल, तो किसकी रिएक्शन हो रही है हमारी? C6H5NH2 की, किसके साथ? सोडियम नाइट्राइट के साथ, तो मतलब NaNO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, और ये रिएक्शन में क्या बनता है? डायजोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? C6H5N2Cl प्लस NaCl। क्लियर? तो कुछ इस तरह से होगी आपकी ये रिएक्शन। क्या बना? डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, तो C6H5N2Cl बने। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता है? तो हमें बताना है कि इनके अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। किसमें? सबसे पहले क्या दिया है? 1 मोल AlCl3 को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो हमेशा याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आवेश लगता है? 1 फैराडे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब आप Al3+ को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? Al में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। मतलब एक Al3+ को Al में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल Al3+ को कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। ठीक है, अब हमेशा याद रखना, जब भी आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात कर रहे हो, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आवेश लगता है? 1 फैराडे। ठीक है, अब यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आवेश लगेगा? 3 फैराडे। ठीक है, अगला ही देख लो, Cu2+ को Cu में कन्वर्ट करना है, तो Cu2+ को
जब आपको Cu में कन्वर्ट करना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर 1 मोल Cu2+ को Cu में कन्वर्ट करना है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे और इसीलिए कितना चार्ज लगेगा, कितना आवेश लगेगा? 2 फैराडे। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 मोल Fe2+ को Fe में कन्वर्ट करना है तो Fe2+ को Fe में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर 1 मोल की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे और इसीलिए कितना चार्ज लगेगा? 2 फैराडे। ठीक है, क्लियर है? सीधा सीधा सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो फिर आप बता सकते हो कि कितना आवेश लगेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए, सी और डी के स्रोत व कमी से होने वाले रोग लिखने हैं हमें। ठीक है, चलो फिर जब हम बात कर रहे हैं विटामिन ए, सी और डी के तो जल्दी से देखो कि क्या क्या होते हैं इनके स्रोत और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए का स्रोत क्या होते हैं? अंडे, मक्खन, दूध, दही, पनीर, गाजर और लीवर ऑयल। ठीक है, अब इनमें से लीवर ऑयल, दूध, दही, पनीर, मक्खन, अंडे, गाजर ये सारे आप बहुत इजीली लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इससे होती है रतौंधी और बौनापन। ठीक है, तो आंखों में रात को दिखना बंद हो जाता है अगर आपको विटामिन ए की कमी है। और इसके अलावा और क्या होता है? बौनापन भी होता है विटामिन ए की कमी से। फिर विटामिन सी की कमी से क्या होता है? सबसे पहले तो विटामिन सी के स्रोत जितने भी आपके खट्टे फल या फ्रूट है वो सारे कैसे होते हैं? उनमें सब में विटामिन सी होता है। तो संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर इनमें क्या होगा? विटामिन सी होगा। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, मसूड़ों की सूजन होती है और पायरिया होता है। ठीक है, अब विटामिन डी की बात करते हैं। तो विटामिन डी के स्रोत क्या क्या है? सूर्य का प्रकाश। सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि विटामिन डी की कमी है तो रोज सुबह धूप में बैठा कर, बोलते हैं ना। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। फिर दूध, अंडे, मछली का तेल, ये सारे किसके स्रोत है? विटामिन डी के। और विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। ठीक है, हमेशा याद रखना विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है ये या रोग होता है ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है नाम से। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? रिकेट्स। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.025 मोल पर लीटर मेथेनॉइक अम्ल की चालकता 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। ठीक है, इसकी वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है हमें। तो हमें क्या करना है? क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना। ठीक है, अब जल्दी से देखो कैसे करोगे। तो हमें क्या दिए हैं? वैल्यूज दी हुई हैं। लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी की किस किस के लिए? H+ के लिए और HCO- के लिए। तो टोटल निकाल लो। लैम्डा इन्फिनाइट H+ प्लस लैम्डा इन्फिनाइट HCOO- दोनों के लिए कैलकुलेट कर लो, दोनों को ऐड कर दो। 349.6 प्लस 54.6 टोटल आ जाएगा 404.2। ठीक है, 404.2 और फिर क्या लिखोगे आप? सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब जब आप अल्फा निकालने जाओगे तो अल्फा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? अल्फा क्या होता है? लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनाइट। ठीक है, अब यहाँ पर लैम्डा सी की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही दी गई है, कितनी? 0.025 मोल पर लीटर। तो यहाँ पर देख लो, लैम्डा सी की वैल्यू रखो। लैम्डा सी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 46.1 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ये किसकी वैल्यू दी गई है? कंसेंट्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितनी लिखोगे? 46.1 अपॉन 404.2 टोटल क्या आएगा? 0.114 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू निकाल ली, इसके बाद क्या निकालोगे? के की वैल्यू। चलो यहाँ पर देखो के की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो के क्या होगा आपका? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालोगे। अल्फा की वैल्यू आपको पता है, कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है 0.025 इंटू 0.114 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.114। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगी 3.67 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो? के की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो फिर
आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। अब सबसे पहले क्या बोला है हमें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है ये पता होना जरूरी है, अर्ध आयुकाल क्या होता है ये पता होना जरूरी है। ठीक है, अर्ध आयुकाल क्या होता है देख लो। तो अर्ध आयुकाल वह समय है जिसमें अभिकारक की सांद्रता ठीक आधी हो जाती है। तो आपकी जो प्राथमिक सांद्रता थी अभिकारक की, उससे ठीक आधी जब हो जाएगी उस समय को हम क्या कहते हैं, उसका अर्ध आयुकाल कहते हैं। ठीक है, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसी होती है, वे अभिक्रियाएं जो अभिकारकों की सांद्रता के एक घातांक पर सिर्फ प्रथम घातांक पर के समानुपाती होती है। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, चलो फिर अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की गणना करनी है। कैसे करोगे, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k की वैल्यू क्या आती है ये लिख लो। तो k की वैल्यू आती है आपकी 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल में क्या होगा, प्राथमिक सांद्रता से ठीक आधी हो चुकी होगी सांद्रता आपकी। ठीक है, तो अगर प्राथमिक सांद्रता थी a तो अब कितनी हो चुकी होगी a/2, है ना। तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, तो अब क्या करोगे आप 2.303 अपॉन अर्ध आयुकाल को किससे दर्शाते हैं अपन टी हाफ, और अब क्या हो जाएगा log बेस 10 a अपॉन a/2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.303 अपॉन टी हाफ के log बेस 10 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब k की वैल्यू आएगी आपके लिए k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या फिर क्या लिखोगे आप टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल की वैल्यू। ठीक है, चलो फिर इतना क्लियर है, बहुत इजी था, बहुत सिंपल। और इस तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल बार बार पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, और निकालते भी आना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट पर 90% कितनी 90% पूर्ण हो जाती है। तो इसके लिए अर्ध आयुकाल की गणना करनी है। हमें क्या बोला है कि 50 मिनट में 90% पूरी हो जाती है, तो अर्ध आयुकाल कितना होगा 90, 50 मिनट से कम ही होगा। अब ये कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं। चलो फिर, तो हमें क्या बोला है कि 90% पूर्ण हो गई है अभिक्रिया, मतलब x कितना है हमारा 0.98, मतलब प्राथमिक सांद्रता अगर a थी तो अब कितना x हो चुका है 0.98, 90% पूरी हो चुकी है। तो a माइनस एक्स कितना हो गया, a माइनस एक्स हो गया a माइनस 0.9a। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, a की वैल्यू नॉर्मल, a माइनस एक्स की जगह आप क्या लिखोगे ये log बेस 10 a अपॉन a माइनस 0.9a। ठीक है, अब क्या होगी आपकी वैल्यू, यहाँ पर देखो k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log बेस 10 1 अपॉन 0.1। ठीक है, 0.1 के लिए टोटल क्या हो जाएगी वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा log बेस 10 10। और हमें क्वेश्चन में ही दिया है log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब कैलकुलेट करो, जब k की वैल्यू जाएगी 2.303 अपॉन t की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 50 मिनट, तो 50 और ये कितना हो जाएगा log बेस 10 10 1 हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.04606। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी k की वैल्यू। ठीक है, अब k हमने निकाल लिया। हमें पता है कि अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k। k की वैल्यू हमने निकाल ली, तो यहाँ पर रखो 0.693 अपॉन 0.04606 और
इससे किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, टी हाफ की, जो कितनी आएगी 15.04 सेकेंड। ठीक है, तो आपको कितना पता चल 15.04 मिनट। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिनॉल को वायु में खुला छोड़ने से खुला रखने पर गुलाबी रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों, कारण लिखना है। जब हम फिनॉल को वायु में खुला छोड़ते हैं तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है क्विनॉन, और क्विनॉन क्या होता है, गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, तो क्विनॉन की अगर हम बात करें तो कौन सा क्विनॉन बनाता है, तो ये बनाता है 2,3 डाईहाइड्रोक्सी क्विनॉन। ठीक है, ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, 2,3 डाईहाइड्रोक्सी क्विनॉन में, और जिसका कलर क्या होता है, गुलाबी रंग का होता है। अब अभिक्रिया कैसे होती है ये देख लो। तो फिनॉल को वायु में खुला रखने पर यह ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया से गुजरता है, जिससे इसमें क्विनॉन युक्त रंगीन पदार्थ बनते हैं। ठीक है, और इन पदार्थों में से एक पदार्थ क्या है, 2,5 डाईहाइड्रोक्सी क्विनॉन, और इसका रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, क्या अभिक्रिया हुई, C6H5OH वायु के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके C6H4O2 बना रहा है। अब क्विनॉन दिखता कैसा है ये देख लो। तो क्विनॉन कुछ इस तरह से बनता है आपका। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्विनॉन। अब इसकी और अभिक्रिया आगे होती है क्विनॉन की, ये किसके साथ रिएक्शन करता है, वायु के साथ, मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, 2,5 डाईहाइड्रोक्सी क्विनॉन बना लेता है, जो कि गुलाबी रंग का होता है। अब दिखता कैसा है ये, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और OH। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है आपका 2,5 डाईहाइड्रोक्सी क्विनॉन। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाएं। ठीक है, चलो फिर बहुत इजी क्वेश्चन। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे करेंगे ये देख लेते हैं जल्दी से। तो एथिल अल्कोहल को क्या किया जाता है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस में, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और क्या बनता है, इसमें से जल का अणु निकल जाता है और हमारे पास बनता है एल्कीन। ठीक है, तो इस केस में क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, एथिल अल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं। ठीक है, अब ये अभिक्रिया जो है CH3CH2OH से क्या बन रहा है, CH2CH2। ये अभिक्रिया 3 चरणों में होती है। कैसे, कौन कौन से, पहले होता है प्रोटोनीकरण, फिर जल का विलोपन, और फिर क्या बनता है, बीटा हाइड्रोजन का निकलना। तो 3 चरणों में यह होती है। अब सबसे पहला चरण क्या है आपका, प्रोटोनीकरण। तो प्रोटोनीकरण में क्या होगा, CH3CH2OH जो है ये H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा, प्रोटोनीकरण होगा इसका। तो मतलब CH3CH2 और OH2 प्लस बनेगा, और साथ साथ HSO4 माइनस बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटोनीकरण। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जल का विलोपन होगा, मतलब क्या करा रहे हैं हम, निर्जलीकरण करा रहे हैं। तो इससे क्या करना है हमें, अब जल का अणु बाहर निकालना है। तो CH3CH2OH2 से अब क्या होगा, OH2 प्लस से जल का विलोपन होगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3CH2 प्लस और H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो CH3CH2 प्लस बना है, इससे क्या होगा, अब बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो अब इससे हाइड्रोजन निकालो। कैसे निकालोगे, यहाँ से ये अभिक्रिया होगी CH3CH2 प्लस की HSO4 माइनस के प्रेजेंस में, और क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या बन गया हमारा, H2SO4 जो है वो वापस हमें मिल गया। ठीक है, इस तरह से 3 चरणों में यह अभिक्रिया होती है। सबसे पहला होगा प्रोटोनीकरण, जिसमें हमने प्रोटॉन दिया, फिर जल का विलोपन कराया, और फिर क्या किया हमने, बीटा हाइड्रोजन को निकाल दिया। बीटा हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बना, और हमें हमारा एल्कीन मिल गया। ठीक है, इस तरह से यह होगी जल का एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफॉर्म को का सुरक्षित भंडारण कैसे करते हैं। और दूसरा क्या है, CHCl3 व CHI3 के IUPAC नाम में। अब आप सोचो, इतना इजी क्वेश्चन और किसमें पूछा गया है, 3 मार्क्स में। कैसे लिखोगे, बहुत इजीली। क्लोरोफॉर्म का सुरक्षित भंडारण कैसे करते हैं, तो सबसे पहली बात तो हमेशा याद रखना कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा बंद कमरे में, अंधेरे में, डार्क बॉटल में स्टोर किया जाता है। क्यों,
क्योंकि जैसे ही ये खुला छोड़ दोगे अगर और लाइट के प्रेजेंस में आ गया तो इसकी रिएक्शन होती जाती है ऑक्सीजन के साथ और क्या बनता है, फॉस्जीन बनती है। क्या होता है ये, कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो क्लोरोफॉर्म है CaCl3 है, इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और क्या बनता है, COCl2 बनता है। और ये जो COCl2 है, कार्बोनिल क्लोराइड, जिसे हम फॉस्जीन गैस भी बोलते हैं, ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही जानलेवा गैस होती है और इससे अगर आप सूंघ लो तो आपकी तुरंत मौत हो सकती है। इसीलिए अगर ये रिएक्शन ना हो, ये रिएक्शन ना हो, इस रिएक्शन को रोकने के लिए क्या क्या करना होता है हमें, क्लोरीन को हमेशा डार्क कलर की, काले रंग की बोतल में स्टोर किया जाता है, पूरा ब्रिम, पूरा टॉप तक भर के, और इसे कभी भी गलती से खुला नहीं छोड़ा जाता है और एकदम अंधेरी जगह पे रखा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक तो वैसे भी क्लोरोफॉर्म बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है कि अगर ये बच्चों के कांटेक्ट में या किसी के कांटेक्ट में आ गया या इसे सूंघ लिया जाए डायरेक्टली तो बेहोश हो सकते हैं, और अगर ज्यादा कंटिन्यूअस इसकी वेपर्स इनहेल की तो मौत भी हो सकती है। अब अगर इसी का हमने क्या करा दिया, ये रिएक्शन हो गई इसकी ऑक्सीजन और लाइट के प्रेजेंस में, तो फॉस्जीन गैस बनेगी जो क्लोरोफॉर्म से भी ज्यादा परेशानी वाली है या जानलेवा है। तो इसीलिए ये रिएक्शन ना हो, इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसे डार्क बॉटल में स्टोर करते हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या था हमसे कि CHCl3 और CHI3 का IUPAC नाम क्या होगा। सिंपल है, CHCl3 मतलब ट्राइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन को हम और क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा CHI3 को क्या बोलते हैं, ट्राइआइडोमीथेन। ठीक है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन और ट्राइआइडोमीथेन। क्लियर है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोहे पर जंग की क्रिया को समझाना है हमें। तो सबसे पहले तो लोहे पर जंग कैसे लगती है और इसकी क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये क्या होती है, आपकी संक्षारण की क्रिया होती है। तो वायुमंडलीय में उपस्थित गैसों की तथा नमी द्वारा धातुओं में धीमी गति से क्या होता है, आवांशित यौगिकों में बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो जैसे ही हमारे जो भी पदार्थ होते हैं, जैसे लोहा हो गया या जितने भी हमारे मेटल्स हो गए, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आते हैं तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इस वजह से ये दूसरे कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, संक्षारण, या इस क्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण। चलो, अब हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है लोहे पर जंग लगने की क्रिया। और लोहे पर जंग लगने की क्रिया विधि जो है ये हमेशा पूछी जाती है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर क्या करोगे इसको, सबसे पहले देखो लोहे पर जंग लगने की विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या होता है, कैसे करते हैं ये। इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह पर, मतलब अगर आपके लोहे पर कुछ भी थोड़ा सा भी अशुद्धि है या फिर कोई क्रैक आ गया है या कोई भी छोटा सा स्पेस है या टूटा हुआ है, अनइवन सरफेस है, तब क्या होगा, वो बहुत ही आसानी से क्या करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और रिएक्ट करके क्या बना देता है, हमारा Fe2O3, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं या जंग कहते हैं। चलो देख लेते हैं कि क्या होती है क्रिया। तो आयरन जो है ये क्या बना लेता है, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और वाटर ये मिलकर क्या बना लेते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेते हैं, OH माइनस बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है Fe2 प्लस और 4OH माइनस आपस में रिएक्शन करते हैं, तो Fe2 प्लस प्लस 4OH माइनस आपस में रिएक्ट करके FeOH ट्वाइस बना लेते हैं। ठीक है, अब ये जो FeOH ट्वाइस है ये वापस से ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, और क्या बना लेता है, Fe2O3 डॉट XH2। ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोहे में जंग लगने की क्रिया होती है या फिर लोहे में संक्षारण होता है। ठीक है, अब संक्षारण से बचने के उपाय भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि लोहे में जंग लगने की क्रिया विधि को बताओ और उससे बचने के उपाय भी बताओ। तो उपाय क्या होंगे आपके, कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, ऑयलिंग ग्रीसिंग कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की परत चढ़ा सकते हो। इस तरह से संक्षारण से बचने के भी कई सारे उपाय होते हैं। ठीक है, चलो फिर
आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NHE को चित्र एवं समीकरण लिखिए। ठीक है, अब NHE क्या है, तो हमने पढ़ा था SHE, याद है? SHE को NHE भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। अब यहाँ देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं हम। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है। क्यों? क्योंकि इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मान जो है हम शून्य मानते हैं, तो इसका ई नॉट का मान होता है शून्य। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसके सापेक्ष सभी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को मापा जाता है। ठीक है, फिर इसकी मानक इलेक्ट्रोड क्षमता कितनी होती है, कब 298 केल्विन तापमान पर इसकी मानक इलेक्ट्रोड क्षमता शून्य घोषित की गई है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह किसी भी अन्य इलेक्ट्रोड के साथ तुलना में के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 298 केल्विन में इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है ये शून्य घोषित किया गया। ठीक है, और इसीलिए इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है, और इसकी मदद से दूसरे इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन कैसी होती है SHE या NHE में, ये देख लो। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये दिख रहा है, तो यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस से H+ आयन में कन्वर्ट होती है और H+ आयन से हाइड्रोजन गैस में, और इसी वजह से ये जो है कि कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है और एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, कैसी रिएक्शन होगी, यहाँ पर देखो, H2 क्या करेगा, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ठीक है, तो अगर ये एनोड में है तो ये कुछ इस तरह से एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और कैथोड में है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इसीलिए इसे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की तरह यूज करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं। ठीक है, चलो फिर, अब यहाँ पर हमें क्या बोला था, चित्र भी बताना है और रासायनिक समीकरण भी बताना है, तो दोनों लिख लिया हमने, चित्र भी बना लोगे आप और रासायनिक समीकरण भी बताओगे। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संक्रमण तत्वों को समझाइए। संक्रमण तत्वों के कुछ गुणों को समझाना है, कौन कौन से, संकुल यौगिकों का निर्माण और उत्प्रेरकीय गुण। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों करते हैं आखिर संक्रमण तत्व, तो यहाँ पर देखने की वाली बात यह है कि हमें पता है कि यहाँ पर संक्रमण तत्वों में ऋण विद्युत इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि संक्रमण तत्वों की जब हम बात करते हैं तो इनके शेल्स में क्या होता है, ऋण विद्युत इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत अधिक होती है दूसरे तत्वों के कंपैरिजन में, और इस वजह से ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे यौगिकों को दे सकते हैं, दूसरे अणु या परमाणुओं को देकर क्या बनाते हैं, उनके साथ संकुल यौगिक बनाते हैं। ठीक है, और इसी कारण से, क्यों, क्योंकि संक्रमण तत्व क्या करते हैं, ये परिवर्तनशील संयोजकता बताते हैं और विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हैं, और इसके अलावा इनके पास क्या होते हैं, ऋण विद्युत इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से ये क्या बनाते हैं, ये संकुल यौगिक बनाते हैं। अब उत्प्रेरकीय गुण की अगर हम बात करें तो उत्प्रेरकीय गुण का कारण भी क्या है, इसके जो ऋण विद्युत धर्मी इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत ज्यादा होते हैं, तो क्योंकि इसमें विद्युत धर्मी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और ये दूसरे इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित या विकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व क्या करते हैं, ये दूसरे इलेक्ट्रॉनों या दूसरे तत्वों को, अणुओं को आकर्षित या विकर्षित करने की क्षमता रखते हैं, मतलब क्या करते हैं, ये उनके बीच में इंटरैक्शन करने की या उन्हें अफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इस वजह से ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये बिहेव करते हैं उत्प्रेरक की तरह। ठीक है, तो अब एग्जांपल ले लो कि निकल जो है, निकल जो है ये कब कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तब निकल जो है एज कैटलिस्ट यूज होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन से क्या बनाते हैं हम, मीथेन बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें पता है कि आयरन एज कैटलिस्ट यूज होता है जब हम अमोनिया और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं हेबर्स प्रोसेस में। ठीक है, तो हेबर्स प्रोसेस में आयरन यूज होता है। इस तरह से जितने भी हमारे संक्रमण तत्व हैं ये उत्प्रेरकीय गुण शो करते हैं और ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है, कारण क्या होते हैं, मेन इनके पास विद्युत धर्मी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और ये क्या करते हैं, परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं इस वजह से, और इनके पास वेरियस ऑक्सीकरण स्टेट्स होती हैं, तो इनके पास विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं शो करते हैं, इस वजह से
कि ये संकुल यौगिक बनाते हैं और उत्प्रेरकीय गुण शो करते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, लेंथेनाइट किसे कहते हैं तथा इन्हें पृथक करना कठिन क्यों होता है। तो सबसे पहले तो लेंथेनाइट किसे कहते हैं। लेंथेनाइट्स क्या होते हैं हमारे, लेंथेनाइट वे तत्व होते हैं जो 4f में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4f शेल में जा रहा है, उन्हें हम क्या कहेंगे, लेंथेनाइट। अब लेंथेनाइट कहने की वजह क्यों क्या है, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है 4f में जा रहा है, तो कहां से कहां तक, लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक। ठीक है, और क्योंकि इन्हें लेंथेनाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लेंथेनम के बाद आते हैं। ठीक है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4f शेल में जाता है। कहां से कौन तक होते हैं, तो लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक। 15 तत्वों को हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कहते हैं। और क्योंकि ये लेंथेनम के बाद पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम लेंथेनाइट कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि इन्हें पृथक करना कठिन क्यों होता है। अब इनका पृथक करना कठिन इसलिए होता है क्योंकि इनके रासायनिक गुणों में बहुत अधिक समानता होती है। ठीक है, तो इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। इनकी जो आयनिक त्रिज्या होती है या परमाणु त्रिज्या होती है, ये भी लगभग समान होती है। इस वजह से इन्हें पृथक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसका कारण है कि इसकी आयनिक त्रिज्या में लेंथेनाइट संकुचन के कारण नियमित रूप से कमी आती है। तो जैसे हम लेंथेनाइट में जाते हैं तो आयनिक त्रिज्या जो होती है वो बहुत कम होती है। क्यों, लेंथेनाइट संकुचन की वजह से। क्यों होता है ऐसा, लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, अब तो लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, लेंथेनाइट संकुचन का अर्थ है कि जब 4f ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो उतना नहीं बढ़ता है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है इनका ये बहुत कम होता है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ा लेकिन परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ा, तो इस वजह से क्या होता है कि अब जो न्यूक्लियस है वो आखिरी इलेक्ट्रॉन को और तेजी से अपनी तरफ खींचेगा और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का, एटम का साइज जो है ये छोटा हो जाएगा। अब क्योंकि एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से इनमें, इनके आकार में क्रमिक कमी आती है और इनके आयनों का आकार लगभग समान हो जाता है। ठीक है, इसलिए लेंथेनाइट को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है और इन्हें पृथक करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है क्यों। तो हमें क्या बताना है कि हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन कठिनाई से होता है, ऐसा क्यों होता है। तो हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है ये एलिफेटिक कंपाउंड में तो बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्पेसिफिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से दिखाते हैं। ऐसा क्यों, तो हेलो एरीन की अगर हम बात करें तो हेलो एरीन में जो CCl बॉन्ड है इसमें जो कार्बन है ये कौन सा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसमें कौन सा संकरण है, sp2 संकरण है। लेकिन जब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं तो इसमें sp3 संकरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हेलो एरीन में हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है, जबकि हेलो एल्केन में वो sp3 संकरित होता है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की तुलना में s, अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, s का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, sp3 के कंपैरिजन में, और इस वजह से क्या होता है कि इनकी प्रतिशतता अधिक रहती है। ठीक है, अतः इनका आकार जो होता है ये छोटा होता है। अब क्यों, क्या होगा कि s की प्रतिशतता मतलब s परसेंटेज ज्यादा होगा और इस वजह से इनका आकार छोटा होगा। आकार छोटा होगा तो क्या होगा, CCl बॉन्ड जो होगा वो छोटा होगा और इस वजह से वो रिएक्ट बहुत मुश्किल से कर पाएगा। ठीक है, तो अतः इनका आकार छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक निकट रहते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहते हैं तथा नाभिक से अधिक दृढ़ता से जुड़े होते हैं। ठीक है, इससे CCl बंध की लंबाई जो होती है वो कम हो जाती है और इनका विस्थापन करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मुश्किल हो गया। ये तो हो गया एक रीजन। अब इसका एक और रीजन है वो देख लेते हैं। तो हेलो एरीन की जब हम बात करते हैं तो इनमें हेलोजन परमाणु की कम क्रियाशीलता का दूसरा कारण अनुनाद है। क्या है, रेजोनेंस। तो जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, एरीन की बात करें, तो यहाँ पर हमें रेजोनेंस भी देखने मिलता है। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से बेंजीन चक्र में पाए जाने वाले पायरेलिक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं CCl बंध में द्विबंध जैसे गुण उत्पन्न करते हैं। तो अब जो है इसमें जो पायरेलिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें बेंजीन में, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ये डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगता है। तो CCl बॉन्ड अब डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगता है। इससे क्या होगा, साइज छोटा होगा
और साइज छोटा होने की वजह से रिएक्टिविटी कम होगी और विस्थापन करना कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बंध की लंबाई जो होती है वो कम हो जाती है और इसकी प्रतिस्थापना कठिन हो जाती है। ठीक है, चलो फिर ये था आपका रीजन किसके लिए, हेलो एरीन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन क्यों नहीं दिखाता है, ये आप बता सकते हो इजीली। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा इस अभिक्रिया के लिए सेटजेफ नियम को समझाइए। अब विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, तो विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इजी और बहुत ज्यादा बार पूछी जाने वाली रिएक्शन है। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोई भी दो एटम्स निकलेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन को परिभाषित कैसे करोगे, विलोपन अभिक्रिया वह है जिसमें किसी एक ही अणु से दो परमाणु या समूह निकल रहा हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक ही अणु या एक मॉलिक्यूल से क्या हो रहे हैं, दो परमाणु परस्पर निकल रहे हैं। और उदाहरण के लिए इसे कैसे समझ सकते हो आप, हेलो एल्केन से एल्कीन का बनना, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। क्या करते हैं हम, हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके प्रेजेंस पे करा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस पे करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, CH3 CH2Cl से दो एटम निकले, किस किस के, H और Cl के, HCl निकला और क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एलिमिनेशन, क्यों, क्योंकि इससे HCl एलिमिनेट हो गया, निकल। ठीक है, अब दूसरी चीज हमसे क्या पूछी गई है कि इसी के लिए हमें क्या बताना है, सेटजेफ का नियम समझाना है। अब सेटजेफ का नियम क्या कहता है ये देख लेते हैं जल्दी से। तो सेटजेफ का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली वन वर्ड और टू वर्ड, 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। अब सेटजेफ का नियम क्या कहता है कि विलोपन अभिक्रिया के समय उस बीटा हाइड्रोजन से उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिसमें हाइड्रोजनों की संख्या कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने देखा कि यहाँ पर दो ही थे कार्बन, दो ही कार्बन थे, तो दो कार्बनों के केस में तो किसी से भी आप हाइड्रोजन और किसी से भी क्लोरीन, मतलब क्लोरीन इधर से क्लोराइड निकालोगे और हाइड्रोजन के पास अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही और कार्बन है। ठीक है, एक ही बीटा कार्बन है, लेकिन उस केस में जहां पर दो बीटा कार्बन हो, तब उस केस में उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कम हो। ठीक है, अब इसके लिए एग्जाम्पल देख लो कैसे। तो अगर आपने क्या लिया है, 2 क्लोरोब्यूटेन लिया है, तो 2 क्लोरोब्यूटेन में अगर आप विलोपन करा रहे हो तो क्या होगा, अब यहाँ पर देखो क्लोराइड यहाँ बीच में है और अब इसके ये अल्फा कार्बन हुआ, एक ये बीटा कार्बन है और एक ये बीटा कार्बन है। अब इस केस में दो बीटा कार्बन है, तो किस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलना चाहिए, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कम होगी। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो अब हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, इस वाले बीटा कार्बन से निकलेगा और इस वजह से आपके पास अब क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 इन बन जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। दूसरा केस भी हो सकता है, इस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन निकलेगा लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो जब ऐसे दो केस बनते हैं तब एक मेजर प्रोडक्ट बनता है और एक माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला हमारा ब्यूट 2 इन वाला, और इसके अलावा ब्यूट 3 इन वाला भी प्रोडक्ट बनेगा लेकिन वो माइनर होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टॉलिन्स अभिकर्मक क्या है और इसकी अभिक्रिया लिखिए। तो अब टॉलिन्स अभिकर्मक क्या होता है, टॉलिन्स अभिकर्मक हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को। ठीक है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम कहते हैं टॉलिन्स अभिकर्मक। अब टॉलिन्स अभिकर्मक क्या करता है, ये देता है रजत दर्पण परीक्षण, मतलब सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ठीक है, कैसी होती है ये रिएक्शन, ये देख लो। तो RCHO जो है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, 2AgNO3 और 2NH3 से। ठीक है, और क्या बनाता है, R ठीक है, तो इस तरह से बनता है। अब यहाँ पर क्या बना हमारे पास, Ag बना। ठीक है, तो सिल्वर बनता है हमारे पास मेटेलिक फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, और इस वजह से इस टेस्ट को जो है हम क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, रजत दर्पण परीक्षण कहते हैं। ठीक है, सिल्वर मिरर बनता है किसकी वजह से, Ag की वजह से। ठीक है, चलो फिर इतना क्लियर है कि टॉलिन्स अभिकर्मक क्या होता है हमारा,
ये AgNO3 प्लस NH3 मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, और इसकी किससे रिएक्शन होगी, एल्डिहाइड से, और क्या बनेगा, रजत दर्पण परीक्षण देगा हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर सिल्वर ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया की समीकरण लिखनी है और उसका उत्पाद जो भी बनेगा उसकी संरचना बतानी है, अतः उसके उपयोग भी बताने हैं। ठीक है, चलो तो इसमें देखो क्या कर रहे हैं हम, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया करा रहे हैं। 6HCHO प्लस 4NH3 की रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनता है इसमें, यूरोट्रोपिन बनता है। कैसे, CH2 6 और N4 प्लस 6H2। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, यूरोट्रोपिन। ठीक है, अब ये जो है CH2 6N4, इसकी हमें क्या बतानी है, संरचना बतानी है। तो संरचना कैसी होती है इसकी, ये देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, जल्दी से देख लो, N C C N N और C। ठीक है, CH2 CH2, यहाँ पर बीच में आएगा N, यहाँ पर एक CH2, यहाँ पर एक CH2 और यहाँ पर एक CH2। इस तरह से होती है कुछ इसकी संरचना। ठीक है, ये होती है इसकी संरचना। अब इसके अगर हम क्या बता दें, उपयोग बता दें, तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पदार्थ है। क्यों, क्योंकि ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये एक उर्वरक की तरह एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि एक नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है। ठीक है, नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है, किसकी बात कर रहे हैं हम, CH2 6N4। ठीक है, नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा ये जो है ये आग बुझाने के भी काम आता है, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स के लिए में भी यूज होता है। इसके अलावा प्लास्टिक बनाने में, रेक्सीन बनाने में, या फिर जो आपके चिपचिपे पदार्थ होते हैं उन्हें बनाने में इसका उपयोग होता है। इसमें प्लास्टिक, रेक्सीन या फिर चिपचिपे पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उत्पाद है। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ हमारे ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है ये हुआ खत्म। और इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, अगर आप इन्हें पढ़ लेते हो तो आपके मार्क्स तो हो जाएंगे एकदम पक्के, मतलब पास तो हो गई बहुत अच्छे नंबर से। अब केमिस्ट्री के पेपर को बहुत कम दिन रह गए हैं, अब केमिस्ट्री की पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से करनी है। जो स्ट्रेटेजी हमने डिसाइड की थी उसे फॉलो करो, अच्छे से सारे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लो। जितने भी क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है उन्हें एक बार अच्छे से देखो। हमें क्या करना है, हमें फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है उन्हें लिख लिख कर याद करना है, और अपने केमिस्ट्री पेपर को एकदम बहुत अच्छे मार्क्स से एस करना। ठीक है, आपकी परेशानी, आपकी परीक्षा में कुछ भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी डाउट हो, तो अरे रेहान आपके साथ आपकी तैयारी में हमेशा है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, फेसबुक से, इवन व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। ठीक है, इस पेपर के साथ अपनी तैयारी को एकदम इंश्योर कर लेना, और इसी तरह आगे की तैयारी के लिए भी जुड़े रहना आर्य विहान के साथ। आपके केमिस्ट्री पेपर के लिए एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट।